वेलकम टू कॉन्क्लो इंस्टीट्यूट गाइस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट इंटरनल इकोट्रिक्स पेपर डिस्कशन। तो चलिए गाइस, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो गाइस सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हाट आर द ब्लू प्रॉपर्टी ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर एक्सप्लेन ग्राफिकली। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक लेमन टर्म एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स से कि आपने डेटा को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद आपने सॉफ्टवेयर पे रन किया और रन करने के बाद आपको जो एक मॉडल आपने बनाया, लेट्स से y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस ईरर टर्म, और y इक्वल टू लेट्स से अल्फा का वैल्यू आपने कैलकुलेट किया 15 प्लस बीटा का वैल्यू 0.6x प्लस ईरर टर्म। ठीक है, तो आपने गाइस इस मॉडल को बनाया अकॉर्डिंग टू डेटा। ठीक है, ओके, तो गाइस अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो y का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। सिमिलरली x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो y का वैल्यू कुछ और आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे x के वैल्यूज को पुट कर रहे हैं तो हम y को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। बट गाइस ये जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्या ये वाकई में एफिशिएंट है? क्या ये वाकई में अनबायस्ड है या फिर बायस्ड है? ये भी तो सवाल आता है ना। ठीक है, तब गाइस यहाँ पे आपका आता है ब्लू। तो ब्लू ये चीज कहते हैं कि ठीक है, अगर आपका एस्टिमेटर ये जो y इक्वल टू समथिंग आपने जो x पुट किया तो लेट से y का वैल्यू आया 25, 2 आपने पुट किया तो लेट से y का वैल्यू आया 50, बट ये कुछ भी हो सकता है, बायस्ड भी हो सकता है, अनबायस्ड भी हो सकता है। बट यहाँ पे ब्लू आके ये चीज बोलता है कि ठीक है, अगर ब्लू के 3 प्रॉपर्टीज को अगर सेटिस्फाइड कर जाता है आपका मॉडल, तब आपका जो एस्टिमेटर है, आपका जो एस्टिमेटर है वो आपका अनबायस्ड होगा। एस्टिमेटर का मतलब ये वाला बीटा, बीटा इज कॉल्ड ओएलएस एस्टिमेटर। ठीक है, तब आपका एस्टिमेटर क्या होगा? अनबायस्ड होगा। कब? जब ब्लू के कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तब। ठीक है, तो गाइस देखते हैं इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो गाइस ब्लू का मतलब क्या होता है? बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। दिस मींस दैट अंडर सर्टेन कंडीशन द ओएलएस एस्टिमेटर आर द मोस्ट efficient among all linear unbiased estimator. This implies that the OLS estimator have the smallest variance among all linear unbiased estimator. तो गाइस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने जो मॉडल जो बनाया ना, ठीक है, तो लेट से आपने बीटा का वैल्यू 0.6 लिया, सिमिलरली 0.7 लिया, 0.8 लिया, 0.66 लिया। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू ले रहे हो बीटा का, और वहां पे फिर आप देख रहे हो कि सबसे कम वेरिएंस का मतलब कि जैसे पॉपुलेशन पैरामीटर लेट से आपका 100 है, बट आपने कैलकुलेट करके बता रहे हो कि अच्छा ये 80 है, मतलब ये 80 आ रहा है, फिर और थोड़ा आप गए, अच्छा ये आपका 89 आ रहा है, अच्छा ठीक है 95 आ रहा है, मतलब कि आप जो है क्लोजेस्ट टुवर्ड द मीन की तरफ आप अप्रोच कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द मिनिमम वेरिएंस। तो आप वही बीटा का वैल्यूज को लो जो कि आपका मिनिमम वेरिएंस हो। ठीक है, मिनिमम वेरिएंस हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लू गाइस। तो ब्लू का 4 प्रॉपर्टी गाइस फॉलो होनी चाहिए, तभी आपका एस्टिमेटर जो है अनबायस्ड होगा और स्मॉल वेरिएंस होगी। तो गाइस सबसे पहला बेस्ट, बेस्ट का मतलब कि among all linear and unbiased estimator the OLS estimator have the lowest variance। ठीक है, तो आप इसको सेट करो कि बीटा का हम कौन सा वैल्यू को ले ताकि हमें कम से कम वेरिएंस मिले। कम से कम वेरिएंस का मतलब कि जो पॉपुलेशन मीन एंड योर सैंपल वुड बी अप्रोक्स सेम। ठीक है, वो सिमिलर है, दैट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट। तो पहला प्रॉपर्टी ये फॉलो होना चाहिए, तब आपका ओएलएस एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा। सिमिलर लीनियर, लीनियर का मतलब क्या है कि ये जो आपने मॉडल बनाया ना y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, ये लीनियर इन पैरामीटर। ये जो आपका जो पैरामीटर है ना, पैरामीटर बोलो या फिर ओएलएस एस्टिमेटर बोलो, ये ऑलवेज इसका पावर 1 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ब्लू, अकॉर्डिंग टू ब्लू। ठीक है, तो ये इसका सेकेंड प्रॉपर्टी है लीनियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड का मतलब कि आपने जो सैंपल मीन निकाला है, लेट्स से ये वाला आपने मॉडल कैलकुलेट किया एंड देन आपने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया, तो आपको y का वैल्यू आया लेट्स से 95। तो गाइस और आपका जो पॉपुलेशन है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 100 है, वो 100 है, बट ये जो है ना 95, आप जो है बीटा के वैल्यूज को वैसा चूज करो
कि ये अनबाइस्ड होना चाहिए। अनबाइस्ड का मतलब ये जो सैंपल मीन अप्रॉक्स पॉपुलेशन मीन के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ अनबाइस्ड। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ओएलएस एस्टिमेटर इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द बीटा हाइट मस्ट बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो गाइस ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा क्या हो गया कि एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कि कम से कम वेरिएंस होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम वेरिएंस का मतलब कि पॉपुलेशन और सैंपल के बीच में कम से कम वेरिएंस होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम से कम वेरिएंस होना चाहिए। तो गाइस अगर ये चार प्रॉपर्टी फॉलो होती है तब आपका ओएलएस एस्टिमेटर अनबायस्ड होगा, ठीक है। कब? जब ये ब्लू के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तब। डन। और गाइस एडिशनली कुछ प्रॉपर्टीज को और भी सेटिस्फाइड करना पड़ता है, जैसे कि लिनियरिटी हो गया, वही सेम चीज, लीनियर इन पैरामीटर। रैंडम सैम्पलिंग होना चाहिए, जो आपने सैंपल जो सिलेक्ट किया है ये रैंडम होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली नो मल्टी कोलिनियरिटी। इसका मतलब है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये वाला y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, बीटा वन लेट्स से x1 प्लस बीटा टू x2 प्लस ईयर टर्म। तो ये जो x1 और x2 है ना, ये x1 और x2 जो है ये आपका कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, must not must not be a perfectly correlated with each other। जैसे गाइस अगर मैं बात करूं कि वेज, y is a wage, so wage is a factor of let's say education plus wealth, एडुकेशन प्लस वेल्थ। गाइस हम जानते हैं कि वेल्थ और एडुकेशन कोरिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जिसके पास वेल्थ ज्यादा होगा, ज्यादा एडुकेशन ले पाएगा, तो उसका वेज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि एडुकेशन और वेज अपने आप में क्या है, कोरिलेटेड है। बट ब्लू अकॉर्डिंग टू ब्लू ये कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। तब तभी आपका जो एस्टिमेटर है, मीन्स जो आपका ओएलएस एस्टिमेटर है, वो आपका अनबायस्ड होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ नो मल्टी कोलिनियरिटी, ठीक है। डन। Similarly, for homocadasticity, the variance of the error term must be constant across all value of the independent variable, ठीक है। गाइस आप जो error term है ना, लेट्स से कि ये वाला मॉडल आपने किया, ठीक है, आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो इसका वैल्यू 25 आया, और 25 पे लेट्स से इसका एरर आपने जब कैलकुलेट किया तो ये 5 यूनिट ऑफ लेट्स से एरर आया। सिमिलरली जब आप y का वैल्यू गाइस अगर 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी एरर 5 आना चाहिए। सिमिलरली x का वैल्यू जब 4 पुट करोगे तो यहाँ का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, एरर सेम होना चाहिए, एरर मस्ट बी सेम, ओके। एरर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, होमोस्कैडास्टिसिटी, ठीक है। एंड नो ऑटो कोरिलेशन मीन्स जो एरर टर्म्स है गाइस वो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए इसका मतलब जैसे एरर टर्म्स 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो गाइस ये कांस्टेंट है, इसके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है। अगर लेट्स से अगर आपने वैल्यू 2 पुट किया, अगर एरर टर्म यहाँ पे 10 आ गया, सिमिलरली आपने 3 पुट किया, ये 15 आ गया, सिमिलरली 4 पुट किया, ये 20 आ गया, तो गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि एरर टर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 5k, मीन्स ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेटेड है विथ 5k। सो ये नहीं होना चाहिए, ये मस्ट बी कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज, ठीक है, all the values। So that is the meaning of no auto correlation। So if this condition are met, then the OLS estimator will be efficient among all linear unbiased estimator, ठीक है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 डन। आपको सिंपली यहाँ पे पूछा गया था कि ब्लू एस्टिमेटर, ब्लू के जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है ऑफ ओएलएस एस्टिमेटर का। तो गाइस ये सारा जो आपको फॉलो होना चाहिए, तभी आपका जो है एस्टिमेटर जो है आपका एफिशिएंट होगा अमंग ऑल द लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ठीक है। गाइस ग्राफिकली आप दिखा सकते हो, ठीक है। दैट इज योर लेट्स से पॉपुलेशन, लेट्स यू दिस इज योर सैंपल पैरामीटर, ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस है, यहाँ पे कम वेरिएंस है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम है, तो ये आपको एक वेरिएबिलिटी को शो करता है, ठीक है, ओके। ओके गाइज क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए,
explain the F statistics in OLS estimation. How is it used in hypothesis testing? Okay, fine. गाइस सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एफ स्टेटिस्टिक्स होता क्या है ओएलएस रिग्रेशन में, क्यों हम लोग यूज करते हैं एफ स्टेटिस्टिक्स को। गाइस जैसे आपने एक मॉडल बनाया, लेट्स से y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस इरर टर्म, ठीक है, ओके। बट गाइस ये जो बीटा 1 है और ये जो बीटा 2 है, क्या ये एफिशिएंट है, क्या ये सिग्निफिकेंस है या नहीं है। सिग्निफिकेंस इन द सेंस क्या ये सिग्निफिकेंटली इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब कि अगर गाइस अगर मैं x1 का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा और बीटा 1 का वैल्यू लेट से कि ये 0.5 है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5। कब? जब x1 इक्वल टू 1 होगा। हाँ, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी तो एक क्वेश्चन आता है ना अपने माइंड पे। तब यहाँ पे एफ स्टेटिस्टिक्स आता है। एफ स्टेटिस्टिक्स आपको ये बताता है कि जो आपने रिग्रेशन एनालिसिस मींस इट इज एफ स्टेटिस्टिक्स स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो यूज्ड होता है रिग्रेशन एनालिसिस में टू एक्सेस द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। इट डिटरमाइन वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल as a group significantly explain the variation in the dependent variable or not। ठीक है, that is the meaning of F statistics guys। ठीक है, लेट से अगर बीटा 1 का वैल्यू गाइस 0.5 ना होता, अगर 0.1 होता, तो अगर x1 का वैल्यू 1 होता तो y का वैल्यू 0.5, अगर x1 का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, तो y का वैल्यू क्या होगा 0.1। तो गाइस इस कंडीशन में दिस इज केस 1, दिस इज केस 2, तो केस 1 में गाइस जो सिग्निफिकेंस है बीटा 1 का वो ज्यादा है ना एज कंपेयर टू केस 2, इज कंपेयर टू केस 2। ठीक है, तो एफ स्टैटिस्टिक्स गाइस सिग्निफिकेंस को चेक करता है। किसका सिग्निफिकेंस? पैरामीटर, ओएलएस के पैरामीटर का जो उसका जो सिग्निफिकेंस होगा या नहीं होगा, उस चीज को एफ स्टैटिस्टिक्स चेक करती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एफ स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस यहाँ पे मैं रिटर्न फॉर्म में भी आपको नोट दे दिया हूँ कि एफ स्टैटिस्टिक इज ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज्ड इन अ रिग्रेशन एनालिसिस टू एक्सेस द overall significance of a regression model। It determines whether the independent variable as a group significantly explain the variation in the dependent variable or not। ठीक है, so F statistics in OLS regression is used to test the joint significance of all the coefficient in the model। ये जो coefficient है ना guys, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, ठीक है, तो क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है y पे, उसी को टेस्ट करता है F statistics। ओके, तो गाइज ये आपका सिंपल एक्सप्लेन था, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ओके ओके। अब गाइज यहाँ पे आता है कि हाउ इज इट यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब हम लोग इसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कैसे यूज करते हैं। ओके फाइन गाइज, आपका मॉडल था क्या कि y इक्वल टू लेट्स से अल्फा कांस्टेंट टर्म अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस अप टिल लेट से बीटा के x के प्लस इरर टर्म। ठीक है, और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एफ स्टेटिस्टिक्स का काम क्या है कि ये जो बीटा 1 बीटा 2 ये सिग्निफिकेंट है या नहीं, उस चीज को चेक करता है एफ स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, ये आपको गाइस क्लियर होनी चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे हाइपोथेसिस गाइस सेट करते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अजम्पशन। ओके, अजम्पशन। तो अब यहाँ पे गाइस दो पॉसिबिलिटी होगा कि ये इस पे इफेक्ट कर रहा है या फिर इफेक्ट नहीं कर रहा है, दो ही तो पॉसिबिलिटी होगा ना। इफेक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब है दैट इज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस का जब इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं एच नॉट से, इसका मतलब है कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो जीरो के बराबर है। जीरो है मतलब अगर हम x1 का कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो y का जीरो वैल्यू आ रहा है, मतलब कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं है, नो सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब है कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 डॉट डॉट अप टिल बीटा के इक्वल टू जीरो। हाँ, और गाइस दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगा कि यस इसका सिग्निफिकेंट है,
मतलब कि बीटा वन का कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। जैसे हम लोग x1 का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे और बीटा वन का वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है, लेट्स से कि बीटा वन का वैल्यू आपका 0.11 है, तो 0.11 इंटू 1, तो इसका मतलब है कि अगर x1 का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू आपका 0.11 होगा। मतलब कि यस यहाँ पे बीटा वन जो है इसका सिग्निफिकेंस है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तब हम लोग लेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, दैट इज ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसको हम लोग डिनोट करते हैं H1 से, और इसका मतलब है कि बीटा वन नॉट इक्वल टू बीटा टू नॉट इक्वल टू बीटा थ्री, मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, बीटा आई नॉट इक्वल टू जीरो। बीटा आई, इसको बीटा आई भी लिख सकते हो, बीटा आई वेर आई इज इक्वल टू 1 to k, so the summation of beta I is not equal to 0, ठीक है। तो गाइज वही आपको यहाँ पे पूछा गया था कि हाउ इज इट यूज्ड इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो we can use hypothesis testing by the null and alternate hypothesis, ठीक है। तो गाइज वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि hypothesis testing with F statistics, F statistic is used to test the following null hypothesis। null hypothesis का मतलब कि जो रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो जीरो है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। और दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि उसका कोफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखाती है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, दैट इज द मीनिंग। ओके ओके, अब गाइस एक चीज और आता है, डिसीजन रूल। डिसीजन रूल ये तो ठीक है कि आपने एफ स्टेटिस्टिक्स आपने हाइपोथेसिस सेट किया, ठीक है। अब आता है डिसीजन रूल। डिसीजन रूल का क्या मतलब है? डिसीजन रूल का मतलब है कि गाइस आपके पास डेटा था और आप उस डेटा पे जब आपने इसको सॉफ्टवेयर पे रन किया तो आपने मॉडल बनाया y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू, ठीक है, आप टिल के और प्लस ईयर टर्म, ठीक है, आपने मॉडल को बनाया, ओके फाइन। और हम लोगों ने अभी जस्ट सीखा कि एफ स्टेटिस्टिक्स का काम क्या होता है, ये बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री को चेक करना है कि ये वाकई में सिग्निफिकेंट है या नहीं वाई पे, ठीक है, ओके फाइन। अब क्या होता है गाइस, आपने जब ये डेटा को कलेक्ट किया था ना, और जब आप सॉफ्टवेयर पे गाइस जब इसको रन करोगे तो वहां पे आपको एफ स्टेटिस्टिक्स का वैल्यू भी आपको कैलकुलेट मिल जाएगी, ठीक है। तो लेट्स से आपने डेटा को जब रन किया तब आपका जो एफ स्टेटिस्टिक्स का जो वैल्यू आया, ठीक है, कुछ वैल्यू आया, लेट्स से दिस वैल्यू इज समथिंग एफ स्टेटिस्टिक्स, ओके ओके। और गाइस एक एजम्पशन है कि हम लोग 0.05% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम लोग चेक करते हैं, मतलब कि 95% लेवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपका मॉडल ट्रू हो। ट्रू का मतलब कि वो जो है ट्रू प्रिडिक्शन हो, तो गलत होने का चांस क्या है, दैट इज 0.05, so that's why the label is significance, level of significance is 0.05, okay okay। तो गाइस एफ स्टेटिस्टिक्स अगर ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू अगर आती है तो इसका मतलब है कि आपका मॉडल बिल्कुल सिग्निफिकेंट है। अगर एफ स्टेटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन इक्वल टू क्रिटिकल वैल्यू आती है, इसका मतलब है कि आपका जो जो रिग्रेशन है लाइक बीटा वन बीटा टू ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है। ओके गाइज, मैं जस्ट आपको इतना ही बताया कि आपका तो मॉडल गाइज ये था, तो आपने एफ स्टेटिस्टिक्स जो है आपने कैलकुलेट किया। एफ स्टेटिस्टिक्स का गाइज फॉर्मूला भी होता है ना, एफ इज इक्वल टू sum of square due to regression, that is SSR divided by K and whole divided by SSE divided by n minus k minus 1। SSR is the sum of square due to regression और SSE आपका होता है sum of squared error, and K is the number of predictor and n is the number of observation, ठीक है। तो गाइस आप जस्ट वैल्यूज को पुट करो और यहाँ पे आपको जो है f की वैल्यू आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, कैलकुलेटेड आएगा, f कैलकुलेटेड, ठीक है, f कैलकुलेटेड वैल्यू आपको आ गया।
लेट्स से एफ कैलकुलेटेड का वैल्यू आपको आया 0.84 और एफ एफ क्रिटिकल, और ये आपको गाइस एज्यूम करना है कि ये 0.05 है। क्यों? क्योंकि गाइस जो है हम लोग 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज एजम्पशन। ओके, तो गाइस ये ग्रेटर है ना 0.05 से, ठीक है। तो जब एफ कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू होगी, तब आप ये चीज कह सकते हो कि यस यस वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो गाइस जब आप रिजेक्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, और जब आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करोगे तो इसका मतलब है कि यस देयर इज अ सिग्निफिकेंस बिटवीन द रिग्रेशन एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल। वही चीज गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। If the f statistics is greater than the critical value, then we reject the null hypothesis. What does it mean? It means that we accept the alternative hypothesis and we conclude that yes, there is a significant there is a significant. Similarly, agar f statistics is less than the critical value, then we fail to reject the null, means we accept the null hypothesis। और जब गाइस अगर आप एक्सेप्ट करोगे नल हाइपोथेसिस को, तो इसका मतलब है कि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 के वैल्यू 0 है, इसका मतलब कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं है, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग गाइस, ठीक है। ओके गाइस, और एक चीज यहाँ पे, हाई स्टेटिस्टिक जब आएगा और लो स्टेटिस्टिक्स जब आएगा, तो उसका क्या मतलब है, व्हाट आर द इंटरप्रिटेशन। तो गाइज यहां से हम लोगों ने अभी जस्ट चेक किया कि एफ कैलकुलेटेड मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एफ की क्रिटिकल होनी चाहिए, और इस केस में जो है आपका सिग्निफिकेंट रिजल्ट देता है। तो गाइस अगर ये वैल्यू ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट ज्यादा होगा, सिंपल। हाँ, सिंपल ना। अगर एफ कैलकुलेटेड गाइस, ये था ना एफ कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एफ क्रिटिकल, तो इस केस में क्या था कि आप जो है एक्सेप्ट करोगे ऑल्टरनेटिव को, और जब ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करोगे तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट। तो गाइस अगर ज्यादा से ज्यादा अगर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू आएगी, इसका मतलब है कि आपका सिग्निफिकेंट भी ज्यादा होगा, इजंट इट? आपका सिग्निफिकेंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई एफ स्टेटिस्टिक इंडिकेट दैट अ मॉडल एक्सप्लेन अ significant portion of the variation in the dependent variable. This means that the independent variables are collectively good predictor of the dependent variable. That's it. And low F statistics का मतलब indicating that the model does not explain the significant portion of variation in the independent variable. This means that the independent variable are not collectively good predictor of the dependent variable. Guys, वही चीज है जो मैं आपको बोला, ठीक है। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 डन। ओके, मूव टू गाइस क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आपको यहाँ पे गिवन है कि डिफाइन द रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स एंड व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज। ओके फाइन गाइस, नाम से ही पता चल रहा है रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब व्हाट, इरर टर्म्स, ठीक है। मेकर मैट्रिक्स मतलब इसका क्या मतलब होता है? ओके अच्छा गाइस, इसको जो है ना हम लोग डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। एम से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स को हम लोग डिनोट करते हैं एम से। इज अ फंडामेंटल टूल इन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स टू एक्सट्रैक्ट द रेसिडुअल फ्रॉम अ रिग्रेशन मॉडल। तो गाइस आपका लेट्स से रिग्रेशन मॉडल है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टिल के टर्म एंड प्लस इरर टर्म, ठीक है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हमको इरर टर्म को एक्सट्रैक्ट करना है, इरर टर्म को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो इस इरर टर्म को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स, ठीक है। तो गाइस एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है इरर टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करना रिग्रेशन से, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स। तो गाइस वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स दैट एक्सट्रैक्ट द रेसिडुअल from the regression model. Essentially it's project the dependent variable vector or the orthogonal complement of the columns
स्पेस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइस कुछ मैट्रिक्स की लैंग्वेज है। ठीक है, बट आपको जो सेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एक्चुअल मीनिंग गाइस आपका क्या हो गया कि इरर टर्म्स को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, इरर टर्म्स को या फिर रेसिडुअल टर्म को एक्सट्रैक्ट करना विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मैट्रिक्स। ठीक है, तो गाइस इसका एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू आई माइनस एक्स एक्स ट्रांसपोज टी एक्स, फिर इसका इनवर्स। ओके, इसका इनवर्स, फिर उसके बाद एक्स ट्रांसपोज। ठीक है, तो गाइस इसके वैल्यू आप पुट करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको एक रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी एंड इम्प्लीकेशन गाइस। ओके, तो सबसे पहला जो इसका प्रॉपर्टी होता है दैट इज कॉल्ड आइडमपोटेंस। आइडमपोटेंस का मतलब कि गाइस आपने जो ये निकाला ना m इक्वल टू आई माइनस दिस फॉर्मूला, तो जब अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये इक्वल टू m के बराबर होना चाहिए। गाइस आपने एक मैट्रिक्स क्रिएट किया ना, किसका? रेसिडुअल मेकर का। तो आपने एक मैट्रिक्स बनाया, लेट्स से दिस। ठीक है, तो जब आप इसको m इंटू एम करोगे दैट इज m स्क्वायर, तो इसका वैल्यू जो है m के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। सो दिस प्रॉपर्टी इज important because it ensures that applying m twice has the same effect as applying it once. ठीक है, सिमिलरली गाइस सिमेट्रिक होना चाहिए कि m इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब कि अगर आप मैट्रिक्स बनाए और इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे, ट्रांसपोज का मतलब कि रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये भी जो है m के बराबर आना चाहिए। m का मतलब दिस इज योर ओरिजिनल मैट्रिक्स, so दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो गाइस ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फॉलो होनी चाहिए इस केस में, रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स के टर्म्स में। ठीक है, नल स्पेस का मतलब कि द नल स्पेस ऑफ m इज द कॉलम स्पेस ऑफ x। दिस मींस दैट एनी वेक्टर इन द कॉलम, कोई भी आप वेक्टर उठाओ गाइस x का, x मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो जब आप उसको प्रिडिक्ट करोगे इन द वेक्टर स्पेस, तो उसका इरर जो है, इरर मतलब जो रेसिडुअल है वो आपका जीरो होना चाहिए। ठीक है, वो आपका जीरो होना चाहिए, दैट्स व्हाट इज नल स्पेस। ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब इसका ट्रांसपोज लो, फिर ट्रांसपोज, ये आपका मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लो, इसका कुछ वैल्यू आएगा, फिर इस ट्रांसपोज का इनवर्स लो, तो ये दोनों इक्वल आएगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इसके प्रॉपर्टी है जो फॉलो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस। ओके 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 गाइस, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, व्हाई इज इट यूजफुल। तो गाइस आप खुद सोचो कि रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स क्या था कि हम इरर टर्म्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मॉडल से। ठीक है, तो गाइस ये आपका मॉडल है अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इरर टर्म, और आपने इरर टर्म को कैलकुलेट कर लिया। ओके फाइन, अगर गाइस इरर टर्म अगर लेट से कम है, अगर कम है, ठीक है, या फिर ज़्यादा है, तो आप इसको कंपेयर तो कर पाओगे ना कि अच्छा ठीक है इरर टर्म्स कम है, इसका मतलब है कि मेरा मॉडल फिट है। अगर इरर टर्म ज़्यादा है तो इसका मतलब अच्छा मेरा मॉडल फिट उतनी नहीं है। तो हम मॉडल फिटनेस के बारे में इसको बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स, और कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। फिर उसके बाद इस इरर टर्म्स पे भी हम लोग हाइपोथेसिस सेट करके फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा ये सिग्निफिकेंट है या फिर नहीं है, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस टेस्ट कर सकते हैं, डर्बिन वाटसन टेस्ट हो गया, auto correlations in the error, and BP test for the heteroscedasticity। ठीक है, तो गाइस ये कुछ यूजफुल टूल्स है जो हम लोग रेसिडुअल मेकर मैट्रिक्स से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है कि डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द गॉस मार्कअप assumption एंड द एसिम्प्टोटिक लीस्ट स्क्वायर assumption। ठीक है, तो गाइस जो गॉस मार्कअप assumption था वो क्या क्या था कि पहला लिनियरिटी होना चाहिए, दूसरा नो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी, तीसरा जीरो मीन एरर, चौथा होमोकेडास्टिसिटी एंड चौथा पांचवा नो ऑटो कोरिलेशन। ठीक है, तो ये कुछ गॉस मार्कअप का assumption था।
सिमिलरली एसिम्प्टोटिक लिस्ट स्क्वायर का भी गाइस इसका खुद का कुछ एजम्पशन है, बट क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है। तो गाइस गॉस मार्कव एजम्पशन जो था ना, ये आपका था कि जब भी आप डेटा को कलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद आप इसको प्रेडिक्ट करते हो, मॉडल बनाते हो, बट ये डेटा जो ना फाइनाइट होना चाहिए, ये डेटा फाइनाइट होनी चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू एसिम्प्टोटिक लिस्ट स्क्वायर एजम्पशन कि आपका डेटा अगर इन्फिनिटी भी रहे तब भी हम जो है अपने मॉडल को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझते हैं गाइस इसको, गॉस मार्कव और एसिम्प्टोटिक एजम्पशन को। ओके, तो गाइस सबसे पहले गॉस मार्कव एजम्पशन को हम लोग देखते हैं कि गॉस मार्कव एजम्पशन आर सेट ऑफ कंडीशन दैट इंश्योर दैट द वेलेस एस्टिमेटर इज ब्लू। ठीक है, तो गाइस वेलेस एस्टिमेटर ब्लू होगा कब, जब ये एजम्पशंस फॉलो होगा। ठीक है, सो दिस आर द एजम्पशन ऑफ द गॉस मार्कव। लीनियरिटी होना चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए, नो मल्टी कोलिनियरिटी होना चाहिए, होमोकेडास्टिसिटी या नो ऑटो को रिलेशन। ठीक है गाइस, ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में हम लोग किए थे। ठीक है, so under this assumption the OLS estimator is the most efficient among all the linear unbiased estimator। ठीक है, ओके, अब गाइस हम लोग आते हैं एसिम्प्टोटिक लीस्ट स्क्वायर एजम्पशन पे। तो एसिम्प्टोटिक लीस्ट स्क्वायर एजम्पशन refer to the property of estimator when the sample size becomes very large। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे क्या था गॉस मार्कअप में कि आपका सैंपल साइज फाइनाइट था, ठीक है, और स्मॉल थी। बट यहाँ पे जब अगर आपका सैंपल साइज काफी ज्यादा हो जाता है तब आप एसिम्प्टोटिक लीस्ट स्क्वायर के assumption को फॉलो करोगे। So ALS assumption are important because they allow us to analyze the behavior of estimator when we cannot assume the small sample property of OLS। ठीक है, तो गाइस OLS में क्या था कि आप फाइनाइट या फिर स्मॉल नंबर ऑफ सैंपल तक ही आप फाइनाइट थे। देन हम लोग अकॉर्डिंग टू OLS फिर हम लोग जो है बोलते थे कि अच्छा अगर ये सारा अगर प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाइड होगा तब हमारा जो OLS एस्टिमेटर है वो बेस्ट होगी या फिर अनबाइज्ड होगा और एफिशिएंट होगा। बट अगर सैंपल साइज लार्ज हो जाए तब क्या होगा, तब आप जो है एसिम्प्टोटिक लीस्ट स्क्वायर के assumption को फॉलो करोगे। तो पहला गाइस इसका assumption क्या है, वीक डिपेंडेंस। दूसरा क्या है, एरर हैज अ फाइनाइट वेरिएंस। तीसरा एसिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी। और चौथा स्टेशनैरिटी। ठीक है, तो गाइस आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या है कि सैंपल साइज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो जब सैंपल साइज काफी ज्यादा है तो ये जो टू अगर हम देखें कि error term has a finite variance, this assumption ensures that the variance of the error term does not increases as the sample size increases। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका n क्या है, काफी ज्यादा है, n is 10 to infinity, isn't it? तो जब n 10 to infinity तो आपका जो वेरिएंस है ना वो भी फाइनाइट हो जाता है, वेरिएंस फाइनाइट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या था कि अगर आप सैंपल साइज आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, सैंपल साइज अगर इंक्रीज होता है तो इन एब्सोल्यूट टर्म में आपका वेरिएंस भी जो है थोड़ी सी इंक्रीज होती है, मतलब चेंज होती है, फ्लैक्चुएट होती है, वेरिएंस भी फ्लैक्चुएट होती है। बट यहाँ पे क्या है कि आपका वेरिएंस जो है वो फाइनाइट होती है, कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है ओवर द सैंपल increases। Similarly, asymptotic normality, it means that the sample size increases, the distribution of the Weyer's estimator converts to a normal distribution। तो guys जब आप सैंपल को इंक्रीज करते हो 10 to infinity तब आपका जो Weyer's estimator है वो कन्वर्ट कर जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो मीन मीडियन मोड सेम पॉइंट पे लाइज करता है ड्यू टू दिस सेंट्रल लिमिट थ्योरम। So this is true even if the error term are not normally distributed in the finite sample। But finite sample में guys ऐसा नहीं था कि अगर यहाँ पे अगर आप सैंपल साइज इंक्रीज होगी तो तब आपका एस्टिमेटर जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं लेती है अकॉर्डिंग टू गॉस मार्कअप। बट यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका सैंपल साइज काफी ज्यादा है तब आपका जो OLS एस्टिमेटर है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के फिगर को अडॉप्ट कर लेगी ड्यू टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, और गाइस स्टेशनरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ गाइस assumption है। एंड वीक डिपेंडेंस, weak dependence, it relax this strict assumption and only acquired that this condition hold asymptotically। This means that as a sample size and tend to infinity the correlation between the regression and the error terms diminishes, allowing the OLS estimator to be consistent। ठीक है, तो weak dependence का क्या मतलब होता है कि ये जो y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2, ये जो बीटा 1 एंड बीटा 2 एंड एरर टर्म के बीच का गाइस, ठीक है, जब जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा, ठीक है,
तब इसके बीच का जो कोरिलेशन है वो भी क्या होगा, मतलब ये टेंड टूवर्ड जीरो की तरफ मूव कर जाएगा, मीन्स देयर इज अ नो कोरिलेशन। और गाइस जब कोरिलेशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका वेलेस एस्टिमेटेड इसका कंसिस्टेंट है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है स्मॉलर साइज ऑफ सैंपल के केस में। ठीक है, तो गाइस ये कुछ इसके एजम्पशन है। ठीक है, ओके ओके। तो गाइस इसका की डिफरेंस क्या है, तो फोकस पॉइंट अगर हम देखें तो गॉस मार्कअप assumption focuses on the property of OLS estimated in a finite sample, but asymptotic least square assumption focus on the asymptotic property of estimator as a sample size is increasing। assumption क्या था, गॉस मार्कअप assumption आर मोर रिस्ट्रिक्टिव, ये काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव था कि नहीं सैंपल साइज फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, तो काफी सारे रिस्ट्रिक्टिव थे वहां पे, बट यहाँ पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। एंड इम्प्लीकेशन गाइस, ठीक है, ओके ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है कि एक्सप्लेन दी टोटल सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच का रिलेशन क्या है, टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस। ठीक है, और गाइस टी एस एस का फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई बार ट्रांसपोज इंटू y माइनस वाई बार इक्वल टू ई एस एस। ई एस एस का क्या फॉर्मूला था, y हैट माइनस वाई बार मीन ट्रांसपोज y हैट माइनस वाई बार प्लस आर एस एस का क्या था, y माइनस वाई हैट का ट्रांसपोज इंटू y माइनस वाई हैट। ठीक है, तो गाइज इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और गाइज इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, समेशन ऑफ वाई आई माइनस का स्क्वायर इक्वल टू समेशन वाई आई हैट माइनस वाई आई बार स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई आई हैट माइनस वाई आई हैट का स्क्वायर। ठीक है, वाई आर हैट का स्क्वायर। तो गाइस ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया TSS, ये आपका हो गया ESS और ये आपका हो गया RSS। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, जो ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर इन द मैट्रिक्स फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू x बीटा प्लस इरर टर्म, and y is a n into one vector, n into one vector, और x जो है आपका n into k vector, और बीटा क्या है आपका k into one vector। गाइस आई होप कि आपको ये चीज आता है, और एरर टर्म जो है आपका n into one vector। ठीक है, ओके, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ Willis model in matrix notation। n into one vector, this is n into k vector, k into one vector and n into one vector। डन, ओके फाइन। ओके गाइस, अगर हम TSS की बात करें, TSS TSS क्या था, y माइनस वाई बार ट्रांसपोज इंटू y माइनस वाई बार। ठीक है, ओके ओके गाइस, ये क्या है, y इक्वल टू क्या, n इंटू वन। तो ये y इक्वल टू क्या, n इंटू वन मीन्स n रोज एंड वन कॉलम। तो गस जब इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का होगा, y1 y2 डॉट 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 अप टिल yn। सिंपल n इंटू वन, सो इसका मतलब है रो, सो दिस इज रो ना, रो वन रो टू रो थ्री अप टिल रो वन एंड कॉलम इज वन। ओके फाइन, ओके गाइस, y bar is a mean, okay, y bar is a mean,
y बार इज अ मीन, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y बार इज अ मीन. मीन मीन्स समेशन ऑफ yi डिवाइडेड बाय n, सिंपल, ठीक है, और I स्टार्ट फ्रॉम 1 to n, दिस इज मीन. ओके फाइन गाइस, बट इसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस y बार मीन, सो y माइनस y बार. तो गाइस जब हम लोग y माइनस y बार निकालेंगे, सिंपल, जस्ट पुट y माइनस y बार, तो ये क्या बन जाएगा, y1 माइनस y बार, y2 माइनस y बार, y3 माइनस y बार, डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार, सिंपल. हाँ सिंपल गाइस, y इक्वल टू ये था, अभी कांस्टेंट टर्म हम माइनस कर रहे हैं y माइनस y बार, तो सारे टर्म से माइनस कर दो, यू विल गेट दिस मैट्रिक्स. डन. तो गाइस ये आपको मिल गया. अब इसका ट्रांसपोज लो. ट्रांसपोज का मतलब कि कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो एंड रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम, ये होता है ना ट्रांसपोज, उल्टा, ठीक है. तो गाइस इसका ट्रांसपोज लो. ये क्या है, कॉलम है, तो कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो, तो ये रो में बन जाएगा. सो y माइनस y बार इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y1 माइनस y बार, y2 माइनस y बार, डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार, ठीक है. तो गाइज ये आपको मिल गया, फाइन. अब y माइनस y बार के साथ इसको इनटू कर देंगे, सिंपल, ठीक है. इसको इनटू करना है, y माइनस y बार ट्रांसपोज इनटू y माइनस y बार. y माइनस y बार क्या था, ये वाला, तो दिस, इसका वैल्यू तो आपको पता है, ये वाला, so this into this and you will get the value of, what, TSS, ठीक है. तो गाइस जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो गाइस y माइनस y बार इसका ट्रांसपोज इनटू y माइनस y बार, तो गाइस इसका वैल्यू क्या था, ये वाला, जस्ट पुट करो यहाँ पे, y1 माइनस y बार, y2 माइनस y बार, डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार इनटू y माइनस y बार, और y माइनस y बार का वैल्यू ये है, जस्ट पुट करो यहाँ पे, y1 माइनस y बार, y2 माइनस y बार, डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार, ठीक है. क्या सिंपल मल्टीप्लीकेशन, अब तो सिंपल मल्टी, ये वाला ऐसे होगा ना, सो दिस दिस प्लस दिस, सिंपल, ठीक है. तो गैस इसको जस्ट मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा, y1 माइनस y बार दिस इंटू दिस, गैस और दोनों सेम चीज है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, प्लस दिस, सो y2 माइनस y बार स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार स्क्वायर, सिंपल, ठीक है. तो गाइस क्या हम इसको जनरल फॉर्म में ये लिख सकते हैं कि summation where I equal to 1 to n, this is yi minus y बार का स्क्वायर, ठीक है. जब 1 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा, 2 पुट करोगे तो ये मिल जाएगा. तो गाइस TSS का वैल्यू आपको मिल गया, ठीक है. गाइस सिमिलरली आपको ESS का वैल्यू निकालना है और RSS का वैल्यू निकालना है, ठीक है. डन. ओके. तो गाइस ये वैल्यू आपको चल गया, और सेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला में भी यही है, तो ये रिजल्ट आपको यहाँ पे आ गया. ओके. सिमिलरली अब हम लोग निकालते हैं ESS क्या है, y हैट माइनस y बार का ट्रांसपोज इनटू y हैट माइनस y बार का इनटू, ठीक है. तो ESS गाइस अब हम लोग निकालते हैं ESS, ठीक है. ओके फाइन. तो गाइस सबसे पहले y हैट निकालेंगे. y हैट वही सेम चीज जैसे y था ना, y इक्वल टू क्या था,
n इंटू वन मैट्रिक्स, तो इसमें जस्ट हैट हम लोग चढ़ा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, y1 हैट y2 हैट डॉट डॉट अप टिल yn हैट। ठीक है, डन, ओके फाइन। और गाइस फॉर्मूला में क्या था आपका, y हैट माइनस y, तो y हैट माइनस y निकालेंगे, y हैट माइनस y बार, y बार है ना, हाँ y बार, तो गाइस जस्ट माइनस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y1 हैट माइनस y बार, y2 हैट माइनस y बार, सिमिलरली yn हैट yn हैट माइनस y बार। ठीक है, डन, ओके। और गाइस इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये कॉलम में है तो रो में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर टेकिंग ट्रांसपोज। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा, y हैट माइनस y बार, और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज लेंगे तो गाइस जस्ट इसको हम लोग उलट देंगे ना। ठीक है, तो जस्ट y1 हैट माइनस y बार, y2 हैट माइनस y बार अप टिल yn हैट माइनस y बार, डन। तो गाइस ये आपको मालूम चल गया, और इनटू y हैट माइनस y के साथ गाइस इसको इनटू कर देंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, और गाइस ये वाला आपको पता है, तो अगर हम इसका दोनों का इनटू निकालेंगे, y हैट माइनस y बार डैश इनटू, इनटू गाइस इनटू है y हैट माइनस y बार, तो गाइस इसका वैल्यू आपको पता है, ये वाला y1 हैट माइनस y बार, y2 हैट माइनस y बार डॉट 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 अप टिल yn माइनस y बार, और गाइस इसका वैल्यू ये है, तो जस्ट यहाँ पे कर देंगे, सो y1 हैट माइनस y बार, y2 हैट माइनस y बार डॉट डॉट अप टिल yn हैट माइनस y बार। ठीक है, तो गाइस जब अब हम लोग इसका क्या लेंगे, मल्टीप्लीकेशन, तो ये और ये सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, y1 हैट माइनस y बार का स्क्वायर प्लस y2 हैट माइनस y बार का स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टिल yn हैट माइनस y बार का स्क्वायर। और इसको अगर हम जनरल टर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जनरल टर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो ई एस एस इक्वल टू summation I equal to 1 to n yi hat माइनस y बार का स्क्वायर। ठीक है, और गाइस यही तो था फॉर्मूला में, गाइस सिमिलरली आप इसको निकाल लेना। ठीक है, सेम चीज, TSS जब आप निकालोगे तो सेम चीज। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप इसको खुद सॉल्व कर लेना, सॉरी RSS ना, RSS रेसिडुअल। ठीक है, तो गाइस जब आप इसका RSS निकालोगे तो आर एस एस का जो था वो क्या था फॉर्मूला, जस्ट पुट इनटू द y, सो y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू y1 y2 डॉट डॉट अप टिल yn। सिमिलरली y हैट क्या था, y1 हैट y2 हैट डॉट डॉट अप टिल yn हैट। ठीक है, डन। और गाइस इसका माइनस ले लेंगे, y माइनस y हैट, तो y माइनस y हैट जब लेंगे तो क्या बन जाएगा, y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट डॉट 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 अप टिल yn माइनस yn हैट। ठीक है, अब गाइस फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, सेम चीज, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर इनटू करेंगे एंड यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, सेम चीज। ठीक है, एंड इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, y माइनस y हैट का ट्रांसपोज इक्वल टू y1 माइनस y1 हैट, y2 माइनस y2 हैट डॉट 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 अप टिल yn माइनस yn हैट। फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और देखेंगे गाइस ये दोनों सेम सेम आ रहा है, दोनों सेम सेम आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि दिस इज समेशन ऑफ yi माइनस yi हैट का स्क्वायर
वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप जो है क्लियरली बाय यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, डन। और गाइस इसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RSS, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESS एंड द TSS, ठीक है। तो ये चीज़ गाइस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर, रेसिडुअल एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो गाइस TSS is a measure of total variation in the dependent variable, तो टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करता है। सिमिलरली ESS जो है ये टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन बाय द रिग्रेशन मॉडल, सिमिलरली द RSS, ठीक है। तो गाइस इसका इंटरप्रिटेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो गाइस आज हम लोगों ने डिस्कस किया सेक्शन 1 का पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट गाइस हम लोग सेक्शन B का 3 या 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ओके ओके गाइस, थैंक यू।